कल्पना कीजिए कि आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं। आप एक साधारण सी टॉर्च लेते हैं और उसकी रोशनी सामने रखे एक मेटल के टुकड़े पर डालते हैं। अब आप क्या उम्मीद करेंगे? शायद यही कि वो मेटल थोड़ा सा गर्म हो जाए। बिल्कुल, साधारण सी बात तो यही लगती है। लेकिन क्या हो अगर रोशनी पड़ते ही उस मेटल से इलेक्ट्रिसिटी की छोटी छोटी गोलियां मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ फायर होने लगे? अरे बाप रे, ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है ना? लेकिन असल में जब हम सब एटॉमिक दुनिया में जाते हैं तो ठीक ऐसा ही होता है। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन वाले सेशन में हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, ऐतिहासिक नोट्स और क्लासिक टेक्स्ट बुक्स को खंगाला है। हमारा मिशन है मॉडर्न फिजिक्स के सबसे क्रांतिकारी विषय यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव को गहराई से समझना। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि इस विषय ने पूरी क्लासिकल फिजिक्स की नींव ही हिला दी थी। आपको शायद पता हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अगर हम इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से देखें तो ये एक बेहद हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इसका सीधा कनेक्शन केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से भी जुड़ता है। मतलब एक तीर से दो निशाने, इसके कॉन्सेप्ट्स दोनों जगह काम आता है। तो चलिए फिर सीधे इस घटना के कोर मैकेनिज्म पर आते हैं। जैसा कि नाम से ही इशारा मिलता है, फोटो का मतलब है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। सही का। तो जब किसी मेटल की सतह पर एक सूटेबल एनर्जी वाली लाइट गिरती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। बस इस पूरी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पर मेरी उलझन ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में तो हम चीज़ों को धक्का देते हुए या चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लाइट बस टकरा रही है और पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। ये कैसे? देखिए, यहीं पर क्लासिकल वेव थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई थी। पुरानी फिजिक्स का मानना था कि लाइट एक वेव है, मतलब एक तरंग है। लहरों की तरह। हाँ, तो अगर लाइट एक वेव है तो वो लगातार एनर्जी देती रहेगी। इसका मतलब ये होना चाहिए था कि अगर हम एक बहुत ही कमजोर रोशनी भी मेटल पर डालें तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उस एनर्जी को सोखेगा, गर्म होगा और शायद कुछ घंटों या दिनों बाद बाहर निकल आएगा। अच्छा, तो क्या एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि ये प्रोसेस एकदम इंस्टेंटेनियस है, मतलब तुरंत होती है। जैसे ही लाइट गिरती है, नैनो सेकंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। मतलब ये कोई धीमी प्रोसेस नहीं है, कोई वेटिंग टाइम नहीं। कोई वेटिंग टाइम नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि लाइट कोई लगातार बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बुलेट्स की तरह आ रही है। जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। एकदम सही। एक फोटोन आता है, अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाता है। पर रुको, यहाँ एक पिंच है। मैं ये सोच रही थी कि अगर लाइट एनर्जी के पैकेट दे रही है तो क्या कोई भी रोशनी ये काम कर सकती है? मान लीजिए मैं अपने कमरे का वो साधारण लाल रंग का बल्ब लूं और उसकी रोशनी एक लोहे की प्लेट पर डाल दूं, क्या तब भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे? हरगिज नहीं, ऐसा जादू नहीं होता। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही आजाद नहीं घूमते। वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से बंधे होते हैं। एक अट्रैक्शन होता है। हाँ, तो उस पकड़ को तोड़ने के लिए हर मेटल की अपनी एक खास कीमत होती है, जिसे चुकाए बिना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। फिजिक्स की भाषा में इस न्यूनतम ऊर्जा या मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अच्छा, वर्क फंक्शन। हाँ, इसे अक्सर ग्रीक लेटर फाई या फिर कैपिटल W से दिखाया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम अपने सोर्स नोट्स में दिए गए एक बड़े मजेदार उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं और वहां एक पैकेट बिस्किट की कीमत 5 रुपए है। ठीक है। अब अगर आप दुकानदार को 4 रुपए देते हैं तो क्या वो आपको बिस्किट देगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, लेकिन अगर आप पूरे 5 रुपए देंगे तो आपको वो बिस्किट मिल जाएगा। और अगर आप उसे 6 रुपए का सिक्का देंगे तो वो 5 रुपए काटेगा और 1 रुपया आपको छुट्टे या चेंज के रूप में वापस कर देगा। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। अगर हम इसे मेटल और इलेक्ट्रॉन पर लागू करें तो वो 5 रुपए की कीमत ही हमारा वर्क फंक्शन है। और फोटॉन वो ग्राहक है जो एनर्जी लेकर आ रहा है। अगर फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन यानी उन 5 रुपयों से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और अगर पूरे 5 रुपए दे दिए तो
अगर एनर्जी बिल्कुल बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बस सतह तक आकर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, मान लीजिए 6 रुपए के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन आज़ाद भी होगा और जो 1 रुपया एक्स्ट्रा बचा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा। उसी एक्स्ट्रा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन तेजी से आगे भागेगा। बिल्कुल सही पकड़ा। अब यहाँ एक और सवाल आता है। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बहुत ही छोटे सब एटॉमिक स्तर पर हम चीजों को जूल में तो नहीं नाप सकते। जूल बहुत बड़ी यूनिट है। हाँ, वो तो मैक्रो दुनिया के लिए है। वही तो। ये वैसा ही है जैसे किसी चींटी का वजन टनों या किलो में नापना। कोई सेंस नहीं बनता। सेंस नहीं बनता है। इसीलिए इस छोटे स्तर पर एनर्जी नापने के लिए एक खास यूनिट बनाई गई है, जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी कहते हैं। ईवी, हाँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है जब उसे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा जाता है। अगर हम इसे जूल में बदलें तो एक ईवी बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स के। बाप रे, ये तो बहुत ही छोटा नंबर है ना? इसीलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पूरी मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही इस्तेमाल होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल पे नजर डालें तो क्या सभी एलिमेंट्स का वर्क फंक्शन एक जैसा होता है? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग होता है। हाँ, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम या सीजियम, उनका वर्क फंक्शन काफी कम होता है। इसे हम एक चुंबक और लोहे की कीलों के उदाहरण से समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जरा समझाइए। मान लीजिए आपका न्यूक्लियस एक बहुत ताकतवर चुंबक है और इलेक्ट्रॉन्स लोहे की कीलें हैं। जो कील चुंबक के बिल्कुल चिपकी हुई है, उसे खींचकर निकालना बहुत मुश्किल है। ताकत ज्यादा लगेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कीलों के ऊपर कीलें चिपकाते जाएं, तो जो कील सबसे बाहर या सबसे दूर होगी, उस पर चुंबक की पकड़ बहुत कमजोर होगी। उसे आप बस एक हल्की सी उंगली मारकर भी गिरा सकते हैं। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बात है। तो एल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है। उनका जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस वाले चुंबक से बहुत दूर होता है, इसलिए उसे निकालना बहुत आसान होता है। ये तो कैसे कि किडनैप होने जैसा है। जो घर से जितना दूर है उसे उठाना उतना आसान है। हाँ, बिल्कुल। ये मैकेनिज्म एकदम सटीक बैठता है। देखिए, सीजियम पीरियोडिक टेबल के उन एलिमेंट्स में से है जिनका एटॉमिक साइज बड़ा है और इसीलिए उसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। कितना होता है? सिर्फ 1.9 EV। इसका सीधा सा गणित ये है कि अगर सीजियम पर 1.5 EV एनर्जी की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन हिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो कीमत से कम है। हाँ, लेकिन अगर 2.5 EV की लाइट गिरेगी तो 1.9 EV तो आजादी की कीमत चुकाने में खर्च हो जाएंगे और बाकी का बचा हुआ 0.6 EV उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। बेहतरीन। अब ये तो पूरी थ्योरी हो गई, लेकिन विज्ञान सिर्फ थ्योरी पे नहीं चलता, उसे लैब में साबित करना पड़ता है ना? बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट्स तो जान होते हैं फिजिक्स की। तो विल्हेम हॉलवाक्स और फिलिप लेनार्ड नाम के 2 वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था इसे टेस्ट करने के लिए। हाँ, उनके सेटअप में एक कांच की ट्यूब थी। इस ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 मेटल की प्लेट्स लगाई। एक प्लेट जिस पर लाइट गिरनी थी उसे एमिटर प्लेट या कैथोड कहा गया और दूसरी प्लेट को थोड़ी दूरी पर लगाया गया जिसका काम था बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना। इसे कलेक्टर प्लेट या एनोड नाम दिया गया और इन दोनों प्लेट्स को उन्होंने बाहर एक बैटरी और करंट नापने वाले एमिटर से जोड़ दिया। पर पता है, मेरे दिमाग में हमेशा से एक बात खटकती थी कि इस पूरी कांच की ट्यूब को अंदर से वैक्यूम क्यों रखा गया, मतलब खाली क्यों? अगर वो अपनी लैब में इसे खुले में करते या ट्यूब के अंदर हवा छोड़ देते तो क्या एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता? पूरी तरह से फेल हो जाता। अच्छा, क्यों? देखिए, हवा के मॉलिक्यूल्स हमारे लिए कुछ नहीं है, हम आसानी से उनके आर पार हाथ घुमा सकते हैं। लेकिन एक नन्हे से इलेक्ट्रॉन के लिए हवा का एक मॉलिक्यूल एक विशाल पहाड़ की तरह होता है। ओह, मतलब वो टकरा जाते? बिल्कुल। अगर ट्यूब में वैक्यूम नहीं होगा तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स सीधे कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के बजाय रास्ते में हवा के मॉलिक्यूल से टकराने लगेंगे। इन टक्करों में या तो वे अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी खो देंगे या फिर अपना रास्ता भटक जाएंगे। समझ गई। तो वैक्यूम सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक साफ बिना रुकावट का रास्ता मिले। एकदम सही। अब इस सेटअप में असल खेल शुरू होता है कारण और परिणाम का। पहला एक्सपेरिमेंट था लाइट की चमक यानी इंटेंसिटी का असर देखना। जब उन्होंने लाइट की चमक बढ़ाई तो देखा कि सर्किट में बहने वाला फोटो करंट भी सीधा बढ़ रहा है। मतलब इंटेंसिटी डबल की तो करंट डबल हो गया।
यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि इंटेंसिटी बढ़ाने का असल मतलब क्या है। इसका मतलब है कि प्रति सेकंड गिरने वाले फोटॉन्स की संख्या बढ़ाना। पैकेट्स की गिनती बढ़ाना। हाँ, तो जब ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो वे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे करंट उतना ही ज्यादा होगा। ये एक सीधा आनुपातिक या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है। पर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम उस बाहरी बैटरी के वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही अजीब ऑब्जर्वेशन दर्ज है। वो क्या? जब बैटरी का वोल्टेज 0 था, मतलब हमने बाहर से कोई खिंचाव या फोर्स नहीं लगाया, तब भी सर्किट में थोड़ा बहुत करंट बह रहा था, बिना बैटरी के करंट। हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वे सब एक जैसी एनर्जी के साथ नहीं निकलते। अच्छा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर गहराई से आते हैं, तो वे अपनी काफी एनर्जी बाहर निकलने के संघर्ष में ही खो देते हैं। भीड़ से बाहर आने में थक जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सतह पर होते हैं वे लगभग पूरी बची हुई काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आते हैं। ये सबसे तेज इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी बाहरी खिंचाव के भी कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमें 0 वोल्टेज पर भी कुछ करंट मिलता है। समझिए। इसके बाद जब हमने कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाना शुरू किया तो करंट बढ़ने लगा। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब है कि एनोड प्लेट अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुकार रही है, खींच रही है। हाँ, अट्रैक्ट कर रही है। तो जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर-उधर भटक रहे थे, वो भी अब सीधे प्लेट की तरफ आने लगे। लेकिन एक बिंदु पर आकर करंट बढ़ना रुक जाता है। हम पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट अपनी जगह पर फिक्स हो गया है। ऐसा क्यों? इसे सैचुरेशन करंट कहते हैं। जब वोल्टेज इतना हो जाए कि कैथोड से निकलने वाला एक एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगे तो करंट अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाता है। इसे हम उस भंडारे वाले उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो नोट्स में था। मान लीजिए किसी भंडारे में हलवाई 1 मिनट में 100 पूड़ियां तलकर निकाल रहा है। बढ़िया उदाहरण है। तो ये पूड़ियां हमारे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। शुरू में पूड़ियां खाने वाले यानी वोल्टेज कम थे तो कुछ पूड़ियां बच रही थीं। फिर हमने खाने वाले लोग बढ़ाए तो ज्यादा पूड़ियां बटने लगी। लेकिन अगर हम खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर 500 भी कर दें, तब भी 1 मिनट में मैक्सिमम 100 पूड़ियां ही तो बांटी जा सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि पीछे से बन ही 100 रही हैं। हाँ, तो वो 1 मिनट में 100 इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना ही हमारी एमिशन रेट है। जब खींचने की दर यानी फ्लो रेट उस एमिशन रेट के बराबर हो जाती है तो सिस्टम सैचुरेट हो जाता है। अब आप बैटरी का वोल्टेज कितना भी बढ़ा लें, पीछे से नए इलेक्ट्रॉन्स पैदा नहीं होंगे। तो करंट बढ़ाने का कोई और तरीका है? नए इलेक्ट्रॉन्स पैदा करने के लिए आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हलवाई बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पलट देते हैं। मान लीजिए हम बैटरी को उल्टा लगा देते हैं, यानी अब कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव वोल्टेज देना शुरू करते हैं। अब मजा आएगा। तो जो प्लेट पहले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही थी, अब वो उन्हें पीछे धकेलेगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी जो एक दीवार की तरह काम करेगी, है ना? बिल्कुल। जैसे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे ये दीवार और ऊंची होती जाएगी। जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स थे वह पहले ही रुककर वापस लौट जाएंगे। मतलब सर्किट में करंट कम होने लगेगा। और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, VS। हाँ, VS। ये उस नेगेटिव वोल्टेज का वो मैग्नीट्यूड है जहां सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है और सर्किट में करंट बिल्कुल 0 हो जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल असल में कोई वोल्टेज नापने का तरीका नहीं है, ये उन इलेक्ट्रॉन्स की अंदरूनी ताकत नापने का एक पैमाना है। पर यहाँ एक सवाल है जो उस समय के कई वैज्ञानिकों को भी परेशान कर रहा था। पूछे। अगर मैं एक बहुत ही कमजोर लाइट का इस्तेमाल कर रही हूँ और मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, अब अगर मैं एक बहुत ही विशाल, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली उसी रंग की लाइट यानी बहुत हाई इंटेंसिटी वाली लाइट उस मेटल पर डालूं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स उस नेगेटिव दीवार को तोड़कर आगे नहीं निकल जाएंगे? लॉजिकल सवाल है। मतलब क्या बहुत ज्यादा लाइट डालने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ना नहीं चाहिए? लेकिन ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। इंटेंसिटी को आप चाहे 1000 गुना बढ़ा दें,
स्टॉपिंग पोटेंशियल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, वो 2 वोल्ट का 2 वोल्ट ही रहता है। लेकिन ऐसा क्यों? ज्यादा लाइट का मतलब ज्यादा ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि आइंस्टाइन के फोटॉन मॉडल ने समझाया कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है आप फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, एक अकेले फोटॉन की ताकत नहीं। अच्छा। अगर आप एक लाल रंग की लेजर पॉइंटर की जगह एक बड़ा लाल रंग का हैलोजन लैंप लगा दें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, मतलब सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है वो अभी भी उतनी ही है। ओह, पैकेट का साइज नहीं बढ़ा, बस पैकेट्स की गिनती बढ़ी। बिल्कुल। इसलिए सबसे तेज इलेक्ट्रॉन की ताकत नहीं बढ़ती और स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता। तो अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना है, मतलब अगर मुझे और ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? इसके लिए आपको लाइट का रंग बदलना होगा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। अगर आप लाल लाइट हटाकर नीली लाइट का इस्तेमाल करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो आप देखेंगे कि अब उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपको ज्यादा बड़ा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि नीली लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि हर एक फोटॉन के अंदर एनर्जी का पैकेट बड़ा हो गया है। बड़ा पैकेट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास बाहर निकलने के बाद ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी। यार, ये तो सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन का नियम हो गया। बिल्कुल वही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल असल में उस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वो काम या वर्क डन है जो उसने इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए किया। इसका एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है, K max is equal to E into Vs। K max बराबर E गुणा Vs। हाँ, यहाँ K max सबसे तेज इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और Vs हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसे थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। मान लीजिए लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप देखते हैं कि किसी नीली लाइट के लिए आपका एमीटर 0 करंट तब दिखाता है जब वोल्टेज 3 वोल्ट नेगेटिव पर होता है। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस मेटल से निकलने वाले सबसे तेज इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 3 eV थी। बिल्कुल, इतना आसान है ये। मतलब हम बाहर एक वोल्ट मीटर से रीडिंग ले रहे हैं और हमें उस अनदेखे सब एटॉमिक पार्टिकल की ऊर्जा का सटीक पता चल रहा है। और यही तो विज्ञान की असली खूबसूरती है। आप एक बड़ी घटना से बहुत छोटी दुनिया के रहस्य सुलझा रहे हैं। सही कहा। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा के सारे पन्नों को समेटें और देखें कि हमने क्या-क्या डिकोड किया है, मैं एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ श्रोताओं का। बिल्कुल जरूरी है। पहला तो हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सूटेबल एनर्जी की लाइट का गिरना और इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना। दूसरी बात, हमने वर्क फंक्शन को समझा, जो वो न्यूनतम कीमत है जो इलेक्ट्रॉन को आजाद करने के लिए चुकानी पड़ती है। जैसे सीजियम के लिए महज 1.9 eV है। हाँ। फिर तीसरी बात, हमने देखा कि सैचुरेशन करंट क्या होता है। लाइट की चमक या इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बढ़ती है, जिससे सैचुरेशन करंट बढ़ता है। लेकिन इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन्स की ताकत पर कोई असर नहीं होता। एकदम सही। चौथी बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वो नेगेटिव दीवार है जहां सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भी घुटने टेक देता है। ये इंटेंसिटी से पूरी तरह आजाद है, लेकिन ये लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी रंग पर निर्भर करता है। और आखिरी, पांचवी बात, हमने एनर्जी कंजर्वेशन का वो खूबसूरत फॉर्मूला देखा, जहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब K max सीधे स्टॉपिंग पोटेंशियल से जुड़ा है। K max इक्वल टू E into Vs। बहुत बढ़िया। अब इस पूरे डीप डाइव के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो श्रोताओं को खुद से पूछने चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। हाँ, सेल्फ चेक बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल, अगर हम किसी मेटल पर ऐसी लाइट डालें जिसकी कुल एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से कम है, तो क्या बहुत देर तक लाइट डालने से कोई एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल, सैचुरेशन करंट तक पहुंचने के बाद वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाने पर भी करंट बढ़ना क्यों बंद कर देता है? हलवाई वाला उदाहरण याद कीजिएगा। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, लाइट की इंटेंसिटी या चमक बढ़ाने पर रोकने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नहीं बदलता? मुझे लगता है इन सभी सवालों के जवाब हमने आज के इस सफर में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किए हैं। बिल्कुल किए हैं। अंत में मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने शुरुआत इस बात से की थी कि क्लासिकल फिजिक्स में चीजें साफ दिखाई देती हैं। वहां लाइट एक वेव यानी तरंग थी।
लेकिन आज हमने देखा कि लाइट जब मेटल से टकराती है तो वो एक तरंग की तरह नहीं, बल्कि फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स या कणों की तरह बर्ताव करती है। ये लाइट का ड्यूअल नेचर है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर लाइट जैसी एक अमूर्त तरंग इस तरह पार्टिकल की तरह बर्ताव कर सकती है, तो क्या ये संभव है कि हमारे आसपास के ठोस पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या यहाँ तक कि हम खुद कभी-कभी वेव या तरंग की तरह बर्ताव करते हो? अरे बाप रे, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ इशारा है। हाँ, बिल्कुल। तो इस विचार को अपने दिमाग में घूमने दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए रहस्य के साथ।